हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो मेरे हाथ में जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा तूफानी चीज़ है। इसे आप सब हमेशा प्रणाम करें क्योंकि इसका नाम है एमपीपीएससी 2020 का सिलेबस। एमपीपीएससी 2020 का सिलेबस है तो इसका अर्थ है कि हम एमपीपीएससी 2020 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एमपीपीएससी 2020 के प्री की भी बात हम करेंगे और उसके बाद मेंस की भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री के लिए तैयार हो जाएं। मेंस का भी चलेगा, जो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। हम उसमें एमपी जीके और ज्योग्राफी जैसी चीज़ें आपको दे देंगे, लेकिन आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करना है। हम एमपीपीएससी प्री को फोकस कर रहे हैं 2020 का। उसमें जो हम प्री का सिलेबस ले रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 10 नंबर के टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो इंग्लिश में क्या हो जाता है, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका जो अर्थ है मैं आपको समझा दूंगा कि संवैधानिक और संविधिक मतलब संस्थाएं क्या होती हैं या फिर आयोग क्या होता है, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो आज जो इसमें पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की ही हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बातें करेंगे हम, और निर्वाचन आयोग के हम जानेंगे क्या कार्य है, क्या संरचना है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है और ये कौन सी बॉडी है, इसकी भी हम बातें करेंगे। देखिए, संवैधानिक और संविधिक इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, यह अंतर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज जो शुरुआत करने वाले हैं हम निर्वाचन आयोग की बातें करेंगे। यदि आपके मन में ये भी सवाल हो कि हम डायरेक्ट निर्वाचन आयोग ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है 2020 का वो बदल चुका है। तो हम ऐसी चीज़ें को जल्दी निपटा लें जो नई चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, साथ ही हम जो एमपी का जो वेटेज है एमपीपीएससी प्री में एमपी जीके का जो वेटेज है वो ज़्यादा हो गया है, इसलिए एमपी जीके की कहानी मैं पहले से ही स्टार्ट करके रखा हूँ। एमपी जीके की कहानी चलेगी और ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं और नंबर ऑब्टेनिंग टॉपिक हो सकते हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो चलिए हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। तो मैं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग की। देखिए, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा जो भारत देश है। अब जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनकी जो आधारशिला है या फिर उनका जो आधार स्तंभ हैं वो मान सकते हैं इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा ही हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। भारत एक गणराज्य है, ठीक है, रिपब्लिक कंट्री है भारत। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी चुना जाता है जनता के द्वारा। अब जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है या फिर इनडायरेक्ट चुना जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष चुना जाता है ये या फिर अप्रत्यक्ष चुना जाता है, ये बात की बात है, लेकिन चुना जाता है जनता के द्वारा। ठीक है, तो चुनाव एक अहम हिस्सा है लोकतांत्रिक देश की, और चुनाव को कराने की जो संस्था होती है वो चुनाव आयोग है। और इस संस्था का निर्माण जो हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को इस संस्था का निर्माण हुआ था। अब यह जो संस्था है लोकसभा राज्यसभा यानी जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलके हमारा कोई सदन बनता है, तो जो सदन होता है और राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं या फिर विधानमंडल कह लीजिए, इन सब का जो चुनाव है निष्पक्ष रूप से कराता है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। अब जो पंचायती स्तर के चुनाव होते हैं या फिर निगम स्तर के जो चुनाव होते हैं उनका कार्य यह आयोग नहीं करता है, उनके लिए अलग संस्थाएं होती हैं, उनकी भी बातें हम बाद में करेंगे। पर ये जो निर्वाचन आयोग है इसके दायरे में हमारा पूरा का पूरा सदन, जिसमें हमारा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति और अलग से अगर कुछ बातें कर लें तो उपराष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत आएगा। अब
अब इसी में हम और बात कर ले तो राज्यों के अंदर विधानसभाएं का जो चुनाव है या फिर राज्यों का जो विधानसभाओं का चुनाव है उसका भी कार्य करवाता है यही। चुनाव संपन्न कराने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग कहते हैं, या फिर उसी को हम साधारण भाषा में चुनाव आयोग कह देते हैं। ठीक है, तो इसका काम है निष्पक्ष रूप से चुनाव को करवाना। अब सवाल उठता है कि यह क्या है, या फिर ये संविधिक आयोग है या फिर संवैधानिक निकाय है, कौन सा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय का सीधा सा अर्थ वह होता है ऐसा कुछ भी निकाय, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है तो वो संवैधानिक निकाय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया होगा। तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका जो 324 से लेके 329 तक जो अनुच्छेद हैं वो निर्वाचन आयोग के बारे में हैं। ठीक है, 324 के अंतर्गत इस अनुच्छेद के बारे में बात की गई है। और भारतीय संविधान के भाग 15, भारतीय संविधान में हमको पता है कि 22 भाग हैं, जिसमें भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें करेंगे और इसके संगठन, संरचना और कार्य की बातें करेंगे, इसके पदावधि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति क्या करता है? चुनाव की उद्घोषणा करता है। ठीक है, ऐलान करता है कि चुनाव होने वाले हैं। अब जो चुनाव करवाने का कार्य है वो कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अब क्या होता है इसमें, जो समझने वाली बात है कि जो इसमें सदस्य संख्या है, चुनाव आयोग में जो सदस्य संख्या है, इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की संख्या है वो 1 है। ठीक है, लेकिन अन्य 2 सदस्य और चुनाव आयुक्त किया जाते हैं, जो हो जाती है कुल सदस्यों की संख्या 3। तो 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और सदस्य संख्या या संगठन की संरचना का जो बन जाता है वो 3 हो जाती है। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। ठीक है, जो हमको पता है कि 61वां जो चुनाव हुआ था, जो क्या कहते थे, सॉरी लैंग्वेज की गलती होगी, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1988-89 में। कहीं 1988 लिखा मिलता है, कहीं 1989 मिलता है, लेकिन जो लागू हुआ था 1989 से हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ था, यह सदस्य संख्या जो पहले हुआ करती थी 1, उसको बढ़ा के कर दिया गया 3। ठीक है, फिर 1990 में पुनः इसको 1 करने की कोशिश कर दी गई, यानी कर भी दिया गया, और बाद में आगे चल के 1993 में इसकी सदस्य संख्या फिर से बढ़ाकर 3 कर दी। शुरुआत में 1950 में 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। आप ये देखने की कोशिश ना करिए, ये जो मैंने फॉन्ट लिखे हैं बहुत छोटे साइज में लिखे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। मेरा काम है उसको आप तक पहुंचा देना। आप मेरी बातों को सुने और आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जरूरी चीजें तो मैं बोल दूंगा। इसके बाद मैं क्या बात कर रहा था कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है। उस समय जो सदस्य संख्या थी 1 थी। यह सिलसिला कब तक चलता है? 1989 तक या 1989 तक। ठीक है, अब 61वां संविधान संशोधन हुआ उस टाइम पर इसमें 2 परिवर्तन किए गए जो बड़े परिवर्तन थे। एक तो मतदाता की जो आयु है, मतदाता की जो आयु सीमा है, मतलब वोटर्स की जो आयु सीमा है, उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 21 से घटाकर 18 कर दी 61वां संविधान संशोधन में। दूसरा काम यह किया गया कि इसमें जो सदस्य संख्या है 3 कर दी गई। पहले 1 हुआ करती थी, अब कर दी गई 3। ठीक है, और वोटर की जो आयु सीमा थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये भी मुख्य बातें थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन खूब पूछा जाता है। तो बस एक बात और जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट रखनी है याद, कि यह अखिल आयोग कहलाता है। अखिल भारतीय निकाय के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय निकाय के मतलब ही यही हो गया
कि यह संपूर्ण भारत में एक ऐसी संस्था है जो हर संसद मतलब संसद यानी सदन और विधान मंडलों के या फिर राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाएगी और ये पूरे भारत में काम करवाएगी जितने राज्य हैं। ठीक है, किंतु राज्यों में होने वाले जो पंचायती और निगमों के जो चुनाव हैं उसका ये चुनाव नहीं कराती है। ठीक है, उसमें राज्यों के लिए कुछ संस्थाएं दी गई होती हैं, वो कराती हैं। संरचना की हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की कुछ जरूरी चीजें बता देते हैं कि निर्वाचन प्रणाली जो है भारत की, वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो इसका उत्तर हो जाता है ब्रिटेन से ली गई है ना, मतलब इंग्लैंड से ली गई है निर्वाचन प्रणाली। दूसरी एक खास जो बात है, डेट आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी 1950। अब आपको ये पता है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की गठन हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस कारण से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकेंगे, उस टाइम से नहीं मनाया जा रहा है। ये जो घोषणा हुई थी 25 जनवरी को जो हम मतदाता दिवस मनाते हैं, उसकी घोषणा या फिर वो उसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। 2011 से मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। अब जो एक चीज और आपको याद रखना है कि जो इसकी आयु सीमा है, मतलब इसके जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसकी जो आयु सीमा है 6 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक होती है। अब यह क्या है, अर्थात उसका जो कार्यकाल है तो 6 साल का होगा या फिर 65 वर्ष की उम्र तक होगा। इनमें से जो पहले पूरा हो जाए वही इसका कार्यकाल होगा। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, 6/65 भी बोल देते हैं कि या तो 6 साल या तो 65 वर्ष की आयु तक, इसमें से जो पहले पूरा हो जाए वही। ठीक है, अब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ये भी आपको पता है, ये भी अब चीजें आपके पास पहुंच गई हैं। और जो मैंने बताया था कि जो इसका कार्यकाल है 6/65 कर दिया गया है, यानी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक ये जो शुरुआत की गई थी, मतलब इस काम की जो शुरुआत की गई थी वो 1972 से की गई थी, 1972 से की गई थी। और 1972 के पहले आयु सीमा पदावधि की कोई कुछ नहीं थी, है ना। अर्थात जो आयु सीमा मतलब कह दें कि कार्यकाल की जो सीमा है वो ज्यादा हुआ करती थी या फिर निश्चित नहीं थी। इसलिए शुरू के जो है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो 8 साल तक रहे हैं, पहले भी 8 साल तक रहे हैं, दूसरे भी 8 साल तक रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, तो उनका जो नाम है सुकुमार सेन है। क्या नाम है? सुकुमार सेन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सुकुमार सेन उनका नाम है। ठीक है, ये एक चीजें क्लियर हो गई। अब जो कार्यकाल होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। ये कई लोगों को काफी कंफ्यूज करती है बातें कि नियुक्ति तो क्या करता है। पहली बात तो नियुक्ति जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्यकाल धारण नहीं करता है। ठीक है, अब इसको जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, इसको जो पद से हटाने की प्रक्रिया है यह उसी समान होगी जिस प्रकार से मुख्य मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इसको भी हटाया जाएगा। अर्थात कदाचित मतलब ये जो दुर्व्यवहार करेगा या कदाचार करेगा, राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर क्या करेगा, इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब यह गलती करेगा तभी इसको हटाया जाएगा। अब इसकी जो सीमा है, जो कार्यकाल की सीमा है, ये भी बढ़ाया जाता है। आपको पता है कि हाल ही में अशोक लवासा जी जो हैं उनके कार्यकाल को 18 महीने बढ़ा दिया गया है। तो ये चीजें आपको कुछ पता होना चाहिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश से ही हटाया जा सकता है। देखिए,
दो और होते हैं, एक मुख्य होता है, दो अन्य सदस्य होते हैं। तो जो दो अन्य सदस्य हैं उनको तभी हटाया जाएगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त उनकी सिफारिश करेगा हटाने के लिए राष्ट्रपति से। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसी महिला हुई है जो चुनाव आयुक्त बनी है, एक ऐसी इकलौती महिला अभी तक की हुई है जो चुनाव आयुक्त बनी है, और वो क्या थी, हमारी क्या थी, सहायक के तौर पर थी। जो बोल देते हैं ना कि श्रीमती रमा देवी एकमात्र महिला निर्वाचक आयुक्त हैं, है ना, जो कुछ ही समय के लिए बनी थी। इनका कार्यकाल बहुत ही कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था इन्होंने, कार्यवाहक के रूप में, और 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक इन्होंने काम किया था। श्री टी.एस. सेनन भारत के एकमात्र चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। श्री टी.एन. सेशन भारत के एकमात्र चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ठीक है। अब भारत की जो महिलाएं हैं उनको मताधिकार की आयु कब, मताधिकार का जो क्या कह दें अधिकार, मताधिकार कब प्राप्त हुआ था कि वो भी वोट डाल सकती हैं, वो प्राप्त हुआ था 1926 में, यानी अंग्रेजों के जमाने में ही उनको ये प्राप्त हो गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो प्रथम आम चुनाव है एमपीपीएससी के प्री में एक बार पूछा गया था, 1952 में हुआ था, और ये चुनाव आयोग बनने के बाद हुआ था। ठीक है। अब हम इसमें कुछ शेष बातें और रह जाती हैं, शेष मुख्य बातें यह रह जाती हैं कि जो इसका कार्यकाल है, कार्यकाल की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। दूसरी बात एक और मुख्य रूप से यह रह जाती है कि निर्वाचन आयोग होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो इनकी योग्यता और इनके मतलब शपथ और प्रतिज्ञान का कोई भी प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कोई कारण स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, कहीं भी संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कम ही जानकारी है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको जल्दी खत्म कर दिया। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और एमपीपीएससी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। साथ में तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।